फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज ही के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद थे या गोवर्धन दास थे, दसवंत थे या मंसूर थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद थे। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताए गए हैं, कहाँ से? ऑप्शन ए पंचदशी से, ऑप्शन बी धम्मपद से, ऑप्शन सी कामसूत्रम से, ऑप्शन डी कल्पसूत्र से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी कल्पसूत्र। तो जैन धर्म के ग्रंथों में जो चित्रित हुआ है उसमें सबसे प्रसिद्ध है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चारकोल क्या है? पेंसिल है कि लोहा है, कोयला है कि कोल तार की बत्ती है? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोयला। तो चारकोल क्या है? कोयला है। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो बताइएगा, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार ने ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन ए तैयब मेहता, ऑप्शन बी हुसैन साहब, ऑप्शन सी सतीश गुजराल और ऑप्शन डी कौंतर। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतीश गुजराल। तो म्यूरल क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले थे सतीश गुजराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो बताइएगा, देवलालीकर जो कि हुसैन साहब के कला शिक्षक थे, कहाँ से इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी? मुंबई से, जयपुर से, इंदौर से या पुणे से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदौर से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो कौन इन चारों में भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं? के हैबर हैं या एन.एस. बिंद्रे हैं या एम.एफ. हुसैन हैं कि इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति में चित्रण करने वाले कलाकारों में निकोलस रोरिक थे, प्रहलाद ढोंड थे, सैयद हैदर राजा साहब थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे और राम कुमार थे। इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी राधा के रूप में। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्र अजंता की किस गुफा में है? बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 1 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था?
राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप जो था वो किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली से, दक्कनी शैली से, पहाड़ी शैली से, अपभ्रंश शैली से? तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश शैली। तो राजस्थानी चित्रों का मूल स्रोत लोक चित्रकला या प्राचीन राजपूत सभ्यता से विकसित हुआ है, जो अपभ्रंश या जैन शैली है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बेसिल ग्रे, ऑप्शन बी पारसी ब्राउन, ऑप्शन सी आनंद कैटिस कुमारस्वामी, या ऑप्शन डी MS रंघवा। सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आनंद कैटिस कुमारस्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्र नाथ डे ने किया था, नंदलाल बोस ने किया था, या असित कुमार हलदार, या गंगेंद्र नाथ टैगोर? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? चित्रकार थे, गीतकार थे, मूर्तिकार थे, इतिहासकार थे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्तिकार थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनका जन्म 1899 ईस्वी में रंगपुर जिले में ताजहार, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम के आगे मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मास्टर मोसाई किस कलाकार को कहा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। तो मास्टर मोसाई किसको कहा गया? नंदलाल बोस को कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक हुआ है, या काल्पनिक हुआ है, या व्यवहारिक हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, काल्पनिक। तो अजंता की गुफा में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पर लगाई गई? R.N. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी कोलकाता में? सही जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिस में। अगला प्रश्न है, एलोरा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, या कावेरी नदी, ताप्ती नदी, या नर्मदा नदी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। तो सिंतलवासल की गुफाएं कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है, कैलाश मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, या पार्श्वनाथ का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर। तो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि गुफा संख्या 16 में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? अर्थात किस गुफा को रंग महल कहा गया है? आपका जवाब क्या होगा?
ऑप्शन ए चौथी गुफा, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी पहली। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए चौथी गुफा। तो चौथी गुफा वो रंगमहल कहा गया है। तो इन गुफाओं का क्रम भी जान लीजिए। पहली गुफा गर्भगृह गुफा, दूसरी पांडु गुफा, तीसरी हाथी खाना, चौथा रंगमहल और पांचवा पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ से या अजंता से या बादामी से या एलोरा से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजंता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल मिला के 9 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्यों के काल में, वाकाटक में, गुप्त काल में या कुषाण काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाकाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अमृता शेरगिल ने भारत लौटने पर अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, शिमला में या मुंबई में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिमला में। अमृता शेरगिल 1934 में भारत लौटने के बाद शिमला के समीप एक समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बनाया था। तो ऑप्शन सी जवाब सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल के नाम से या बंगाल स्कूल के नाम से या पुनरुत्थान स्कूल के नाम से या पटना स्कूल के नाम से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंगाल स्कूल के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? 4 विकल्प दिया गया है, तीर्थ यात्राओं से, या मोक्ष में विश्वास था, या देवनाम प्रिय की उपाधि मिली थी, या पशु चिकित्सालय खोले थे? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही। देवनाम प्रिय की जो उपाधि दी गई थी अशोक को, इससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म में इनकी आस्था बनी रही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था उसके होने का उल्लेख किससे मिलता है? नंबर 1 अशोक के अभिलेख से, नंबर 2 दीपवंश से, नंबर 3 महावंश से और नंबर 4 दिव्यावधान से। तो कूट के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2, 2 3, 3 4 या 1 4? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है, दीपवंश और महावंश से ये ज्ञात होता है कि अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति आयोजित हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए
समाचार पत्र और संस्थापक से मिलान करते हैं। तो दैनिक आज, इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्ता। एक ए को मिलाते हैं 4 से। द लीडर मदन मोहन मालवीय जी का था, इसको मिलाते हैं 3 से। और द नेशनल हेराल्ड, इसको मिलाते हैं जवाहरलाल नेहरू थे इसके संस्थापक। और द पायनियर, इसके संस्थापक थे जॉर्ज एलन। तो इस तरह से 4 3 2 1। तो देख लेते हैं किस विकल्प में है 4 3 2 1। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। इसको आप मिलान भी कर लीजिएगा बाद में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दघेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर का है स्थान ये, कि पंजाब का है, कि हरियाणा का है, या उत्तर प्रदेश का है? तो बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, पंजाब का। ये पूरा स्थल, हड़प्पाई पूरा स्थल पंजाब से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, या मोहनजोदड़ो है, या लोथल है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी लोथल। लोथल कहाँ है? ये भारत में स्थित है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता था? आपको बताना है वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था। अग्नि थे, बृहस्पति थे, धौष थे, या इंद्र थे? बताइएगा। वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? पता है आपको वेद 4 होते हैं, तो आपको बताना है कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। लोपमुद्रा थी, गार्गी थी, लीलावती थी, या सावित्री थी? प्रश्न नया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोपमुद्रा। लोपमुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। कुछ वेद मंत्रों की इनकी रचना इनके द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में इसी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? शस्त्र में, कृषि औजार में, लिप में, या सिक्के में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्के में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का था, गले का था, बाहु का था, कि कलाई का था? सही जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गले का। तो गले में आभूषण जो धारण किया जाता था ऋग्वैदिक काल में, उसका नाम था निष्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है?
आज के प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो क्या कहलाता है? धन्वंतरी पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार की उपरोक्त सभी। सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोरलाग पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूनेस्को, मध्य प्रदेश सरकार या बिहार सरकार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा, फिल्म डिवीजन के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। जापानी कला इकेबाना क्या है? चित्र है, पुष्प संयोजन है, गृह सज्जा है या मार्शल आर्ट? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्प संयोजन है जापानी कला इकेबाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। सूमिए क्या है? बताइएगा कि सूमिए क्या है? चीनी कला है, जापानी स्याही चित्र है या फारसी रंग है या ईरानी कला है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापानी स्याही चित्रण है, सूमी ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किसी ठोस घन के कितनी सतहें होती हैं? 3 होती हैं, 6 होती हैं, 4 होती हैं या 8 होती हैं? सही जवाब आपका क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 होती हैं। तो किसी ठोस घन की सतहें 6 होती हैं। इस तरह से घन आपका तैयार होगा, इसमें 6 सतहें हैं, ठीक है। और घन त्रियामी होता है, ये किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो 3 ही तल इसके दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। त्रियामी ठोस आकृतियों की जो अपनी सतह के ऊपर उभरी होती हैं या नीचे धसी होती हैं उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिलीफ। तो त्रियामी ठोस आकृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती हैं या नीचे धसी होती हैं उसे कहते हैं रिलीफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक त्रियामी कला है, तो आप बताइए त्रियामी कला का उदाहरण क्या है? काव्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है या लिपि कला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्ति कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। त्रियामी कला कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्ति कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रेटिक रंग या तेल रंग? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्रेटिक रंग। तो टेम्परा तकनीक में एक्रेटिक रंग का माध्यम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रंग है, शीर्षक है, रेखा या धर्म है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा। तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। शैलखंड की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? बताइएगा कि शैलखंड की कुमारी किसके द्वारा बनाया गया है? राफेल के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा, जामिनी राय के द्वारा या लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। अंतिम भोज किस चित्रकार का है? कि चित्रकार का नाम बताइए। माइकल एंजेलो हैं कि रूबेंस हैं, लियोनार्डो दा विंसी हैं या बेतिचेल्ली हैं? तो बिल्कुल सही जवाब लोगों ने दिया है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो का विकास हुआ कि एलोरा का
कि महाबलीपुरम का या लिंगराज मंदिर का। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम का। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम का विकास हुआ था। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो गए 50 प्रश्नों में से। और कल संडे स्पेशल की क्लास में आप ज़रूर जुड़िएगा। संडे स्पेशल की क्लास में कल आप सभी लोग जुड़िएगा। पूरा एक प्रश्न पत्र 125 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो 125 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आपको कल मिलेगा। समय होगा लाइव क्लास का 12 बजे। तो दिन में 12 बजे आप सभी लोग जुड़िएगा क्लास से। पूरा प्रश्न पत्र आपको 125 प्रश्नों का में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।